हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। माई सेल्फ सोनम चौहान। आज हम यहाँ पे बात करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर यानी कि कार्ल मार्क्स के बारे में। दोस्तों, वैसे तो यूजीसी नेट के लिए भी ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ साथ ही जितने भी ग्रेजुएशंस के स्टूडेंट हैं, जितने भी बीए सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं पहले इनके जीवन परिचय के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार इसको अटेंड कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे करना ना भूलें। पसंद आती है वीडियो लाइक करना, शेयर करना। और अगर मुझे सीधे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और हमारे टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, वहाँ जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रिप्स नामक स्थान पर एक यहूदी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मध्यम वर्गीय परिवार इनकी मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। लेकिन जब मार्क्स 6 वर्ष के थे तो उनके पेरेंट्स ने, उनके माता पिता ने यहूदी धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। अब आपको यहाँ पे मैं बता दूं, जो ईसाई धर्म है वो 2 कम्युनिटी को बिलोंग करता है, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। तो वहाँ पे इनके पेरेंट्स ने प्रोटेस्टेंट को अडॉप्ट किया था। तो बहुत ही जेन्युइन सी बात है कि उनके आने वाले जो उनकी पीढ़ी थी, जो जनरेशन थी, वो इसी धर्म के अनुयायी हो गए। मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन थी, उनके एक लिबरल थिंकर यानी कि उदार विचारक वेस्टफैलन के घर में हुई थी। उसके बाद एक स्कूल में हुई थी। मार्क्स बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प माइंड के थे। दैट एक तीव्र बुद्धि का व्यक्ति था मार्क्स। और पीड़ित वर्ग के प्रति उसमें बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति थी। वो चाहते थे कि वो गरीब लोगों को कैसे उद्धार कर सके, कैसे उनके बारे में मतलब जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके, कैसे उन्हें इक्वालिटी प्रदान करें। तो इस बीच में वो बहुत कुछ करना चाहते थे। 17 वर्ष की एज में वो बॉन यूनिवर्सिटी में लॉ की एजुकेशन प्राप्त करने के लिए गए, लेकिन उनका वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ। फिर वो वापस आ गए वहाँ से, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही लॉ में नहीं था। उनका इंटरेस्ट हिस्ट्री और फिलोसफी को पढ़ने में था। तो वो इसी दोनों विषयों को पढ़ने के लिए उन्होंने बर्लिन और जेना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और खूब मन लगाकर उन्होंने वहाँ पे उसको स्टडी किया। इसी बीच मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक दर्शन यानी कि डायलेक्टिकल फिलोसफी के संपर्क में आया। उस फिलोसफी ने उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि इस फिलोसफी में बहुत कुछ बातें ऐसी भी लिखी हुई हैं जो कार्ल मार्क्स चाहते थे कि वो भी कुछ ऐसा ही करें। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि हम जैसा चाहते हैं, हमें ऐसे ही सामने से कोई ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी थिंकिंग, कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमें सपोर्ट करती है, तो हम उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, या वो हमारी जैसा होता है तो हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ऐसा ही कुछ कार्ल मार्क्स के साथ में हुआ। जब उन्होंने हीगल के डायलेक्टिकल फिलोसफी को पढ़ा, वहाँ पर देखा, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर वो उस चीज़ से हुए। 1848 में 1848 में मार्क्स ने जेना यूनिवर्सिटी में द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फिलोसफी ऑफ डेमोक्रिट्स एंड एपिक्यूरस, इस टॉपिक पर उन्होंने निबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली। अब ये तो उनकी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। यानी कि जिस चीज़ को छोड़कर उन्होंने जो लो एजुकेशन को बीच में ही ड्रॉप किया था और जिस चीज़ पर उन्होंने फोकस किया था, उस चीज़ को लेकर के उन सब्जेक्ट्स पर उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। मार्क्स की इच्छा वैसे तो यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर बनने की थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले कुछ व्यक्ति थे, जिनमें फ्यूरबेक और ब्रूनो म्यूर, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनको उनकी शासन विरोधी नीतियों की वजह से वो उनके अगेंस्ट होते थे, और इन्हीं नीतियों के कारण उनका अध्यापन कार्य बीच में ही उन्हें रोकना पड़ा। वो निष्कासित भी हो गए वहाँ से, क्योंकि जब उनका जो इच्छा थी एक लेक्चरर बनने की, वो उस पर काम कर रहे थे। वो अध्यापन स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, अपना स्टडी जो भी लेवल था वो स्टार्ट कर दिया था बनने के लिए, बट उनकी जो शासन विरोधी नीतियाँ थी उसकी वजह से कुछ लोग उनके अगेंस्ट हो गए। और जब कोई भी मतलब ऐसी इस सिचुएशंस आती है कि आपके वो अगेंस्ट हो जाती है, सो आपको वहाँ से थोड़ा सा मतलब एक तरीके से स्पेस बनाना पड़ता है। तो वो उनका जो अध्यापन कार्य था उनसे वो निष्कासित कर दिया गया उन्हें। तो जो उनका एम्बिशियस था लेक्चरर बनने का, वो मतलब उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। अक्टूबर 1842 में मार्क्स एक उदार और प्रजातांत्रिक विचारधारा वाले समाचार पत्र, यानी कि एक लिबरल और डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी वाले न्यूज़पेपर रिंचे जितुंग का संपादक बन गया। यानी कि उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया। तो ये जो लिखा हुआ है रिंचे जितुंग, दिस इज़ ए स्पेनिश लैंग्वेज, और जल्दी ही एक प्रभावशाली राजनीतिक पत्रकार के रूप में वो उन्हें बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलती चली गई। लेकिन अपने क्रांतिकारी विचारों की वजह से एशिया के अधिकारियों को उसने अपना विरोधी बना
और इसके बाद कार्ल मार्क्स को अपने पत्र का संपादन बंद करना पड़ा। इसके बाद जब वो बेरोजगार हो गए, जब उनके पास कोई काम नहीं था, तो उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, अमेरिका आदि बहुत सारे देशों के हिस्टोरिकल बेस पर जो बने गए लिटरेचर थे, जो इमेजिनेशन बेस पर जो बने गए उनके लिटरेचर थे, उन देशों से रिलेटेड जो लिटरेचर थे वो उन्हें काफ़ी मतलब गहराई से उनका अध्ययन किया। तो इस बीच में उन्होंने काफ़ी मतलब उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में देखा। स्टार्टिंग से ही मार्क्स और वेस्टफैलन की पुत्री, वेस्टफैलन वो ही थे जिनके यहाँ पर रहकर उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट किया था, तो उनकी पुत्री जेनी, ये इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था और काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड किया था इन्होंने साथ में। और 1843 में 25 ईयर्स की एज में मार्क्स ने और जेनी ने शादी कर ली और दोनों पेरिस चले गए। पेरिस में मार्क्स फ्रैंको जर्मन शब्दकोश यानी कि फ्रैंको जर्मन ईयर बुक का संपादक बन गया, लेकिन अपने शासन और तत्कालीन व्यवस्था विरोधी विचारों की वजह से पत्र को प्रकाशन के थोड़े समय बाद ही फिर से बंद करना पड़ा। पेरिस में मार्क्स प्रोदा और बाकुनिन जैसे अराजकतावादियों के संपर्क में आए और उस पर उनका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। 1845 में मार्क्स जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता हुआ इंग्लैंड पहुंचा और जीवन के अंतिम क्षण तक वो वहीं रहा, अपने लाइफ के लास्ट स्टेज तक वो वहीं पर रहा। यहाँ मार्क्स का परिचय एक उद्योगपति एंजल्स से हुआ। यह इंट्रोडक्शन फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गया और कार्ल मार्क्स की और एंजल्स की जो फ्रेंडशिप थी वो 19th सेंचुरी की सबसे फेमस फ्रेंडशिप मानी गई। यानी कि इतनी ज़्यादा उन फ्रेंडशिप के चर्चे हुए, बहुत ही फेमस फ्रेंडशिप मानी गई थी उस दौरान। 19th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, एंजल्स ने आर्थिक सहायता के अलावा समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादन में भी मार्क्स के सहयोगी के रूप में भी कार्य किया। 1848 में मार्क्स और एंजल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को क्रिएट किया, जिसे साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। और साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना से ही वैज्ञानिक समाजवाद का युग प्रारंभ होता है। जो साइंटिफिक सोसाइटी थी वो वहाँ से स्टार्ट होती है। मार्क्स के द्वारा न केवल साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया गया, बल्कि वो श्रमिक वर्ग को भी संगठित करने का कार्य भी उनके द्वारा किया गया। 1845 में उसने इंग्लैंड में जर्मनी के रहने वालों की वर्कर्स एजुकेशन यूनियन स्थापित की। इंग्लैंड से वापस आकर उसने ब्रुसेल्स में श्रमिकों का एक समुदाय स्टार्ट किया, जिसका वो स्वयं भी सदस्य बना रहा। 1847 में उसने इंग्लैंड में उग्र श्रमिकों की प्रथम कांग्रेस की स्थापना की और उसका नाम कम्युनिस्ट लीग रखा। 1864 में मार्क्स ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय इंटरनेशनल वर्किंग्स मैन एसोसिएशन का भी गठन किया, जो विश्व में फर्स्ट इंटरनेशनल लेवल के नाम से जाना जाता था, यानी कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीयता के नाम से जाना जाता था। लंदन में रहते हुए मार्क्स अपने जीवन के अंतिम समय तक किसी न किसी रूप में पूंजीवाद को खत्म करने के लगातार वो प्रयत्न करता रहता था। वो चाहता था कि इस समाज से जो पूंजीवाद है, जो कैपिटलिज्म है, ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। 1883 में कार्ल मार्क्स का देहासन हो गया और उसकी मृत्यु पर एंजल्स द्वारा पढ़े गए कुछ यहाँ पे शोक संदेश उन्होंने इस पंक्तियों में डिफाइन किए। जीवन में उसका उद्देश्य प्रत्येक संभव तरीके से पूंजीवादी समाज के अंत का प्रयत्न करना था। संघर्ष उसके जीवन का मुख्य तत्व था और उसने ऐसे अदम्य उत्साह और साहस और सफलता के साथ किया जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सफलता के साथ संघर्ष किया जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। परिणामतः वह अपने समय का सबसे अधिक घृणा और श्रद्धा का पात्र व्यक्ति था। उसका नाम और कार्य युग युग तक जीवित रहेगा। सो दोस्तों, अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।